छाई। ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। इस वक्त देश के 2 राज्य जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, एक हमारी राजधानी दिल्ली और दूसरा झारखंड, और दोनों ही जगह पर ऐसा लग रहा है कि सरकारों पर तलवार लटक रही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उन पर ही भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। ईडी का लगातार समन आ रहा है। अगर जब झारखंड की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7वीं बार ईडी का समन उनको आया, और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में शराब घोटाले, आबकारी नीति, सबको लेकर ईडी ने 3 बार अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन दिया है। दोनों ही जगह पर अभी तक समन का सिर्फ चिट्ठी की तरह से जवाब भी दिया गया है दोनों मुख्यमंत्रियों की तरफ से। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि झारखंड जहां पर की एक अहम बैठक जेएमएम की तरफ से हो रही है और वहां पर तय होगा कि क्या मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, और जिस तरह से चल रहा है कि क्या बिहार पार्ट 2 झारखंड में होगा, क्योंकि सवालों के घेरे में यह है कि क्या अपनी कुर्सी जो है, अपनी गद्दी पर वो अपनी पत्नी को बिठाकर जाने वाले हैं, क्योंकि जेल जाने की जो बात है अब वो चल रही है। दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके की घटनाएं हैं। तो जरा इस पर आज बात करेंगे। 2024 के लिए मुद्दा विहीन विपक्ष जो है, क्या ईडी के खिलाफ हम साथ साथ हैं, इस नारे के साथ उनकी नैया पार हो पाएगी? जरा इस पर चर्चा करेंगे, बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले उन बयानों पर नजर डालते हैं जो ये 2 खबरों पर तस्वीरें लेकर सामने आई। जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं, पहला। दूसरा, जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंगपिन हैं। तीसरा, आप थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। आम आदमी पार्टी को आपकी धमकियों से डर नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाने से डर नहीं लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे। आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है। ये आपका कहना कि ईडी पर हमको भरोसा नहीं है, हम चाहेंगे कि वो न्याय दे जबकि वो न्याय नहीं देती है, ये सब कमेंट में चल जाते हैं। लेकिन ये कह देना कि हमें किस हैसियत से बुलाया है, आपकी भी वही हैसियत है जो किसी सामान्य इंसान की। इलीगल है। देखिए, इलीगल है या नहीं है इसका फैसला आप नहीं करेंगे, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जगह जगह जा ना पाए, जेल के अंदर कैद हो जाए। मैं केजरीवाल जी को पहचानता हूं, उनकी हिम्मत और जिगर हमें मालूम है। केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है। लेकिन आप गलत करेंगे, हाँ, आप मिसयूज करेंगे एजेंसी का और नेताओं को ईडी के दरबार में और दफ्तर में बुलाकर अरेस्ट करेंगे, तो हम विरोध करेंगे। जो भी जांच एजेंसियां हैं, सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब इस पे बार बार सफाई देना, बार बार इस पे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह गया।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करने के लिए लोकेश जिंदल जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ पीयूष जोशी जी, जरा उनसे आम आदमी पार्टी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। कंचना यादव जी जुड़ गए हैं, जो कि आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में अजय कुमार पांडे जी मौजूद हैं, जो कि एलजेपी की तरफ से बात करेंगे, रामविलास पासवान गुट की तरफ से। लेकिन पीयूष जोशी जी, ये जो सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल और आतिशी और तमाम लोग जो बात कर रहे हैं, मैं ज़रा समझना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव हुए 3 राज्यों के, उसमें तो नोटा से भी कम वोट मिले थे ना आम आदमी पार्टी को, और आप भी प्रत्यक्षदर्शी रहे मध्य प्रदेश से। तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में प्रचार ना करें, इसके लिए ईडी का सम्मन आ रहा है बार बार, इसका मतलब थोड़ा दर्शकों को समझाइए। कितना वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ने वाला है देश का अरविंद जी के अगर प्रचार ना करने से? देखिए, आप चाहे जितना भी डाउन प्ले करने की कोशिश करें डाउन प्ले केजरीवाल जी के प्रभाव को, मैंने शुरू ही किया मैडम। यदि आप शुरू करने देंगे तो मैं शुरू में ऐसी बात बोल दी कि सबको हंसी आ रही है। चलिए ठीक है। अब देखिए, किसी की हंसी पे तो कोई लगाम लगाई नहीं जा सकती है। कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं था। यदि कोई ह्यूमर है तो समझ में आ जाएगा थोड़े समय में। दिल्ली और पंजाब में क्या उसका अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार का रोल है? ये तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं प्रत्यक्षदर्शी और अमित शाह जी स्वयं प्रत्यक्षदर्शी थे। दिल्ली में 2015 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। केरल में आज एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री ने जरूर की, पर केरल में भारतीय जनता पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा है सबको पता है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, कितने वोट परसेंटेज आते हैं, सबको पता है। तो राजनीति ऐसी है कि संगठन निर्माण के कार्य के लिए भी चुनाव लड़ना आवश्यक होता है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है मध्य प्रदेश में। हाँ। और जहां तक रही बात, तो कबीरदास का एक दोहा याद आता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रिता है फल होए। तो आप आज ही क्यों फल की अपेक्षा कर रहे हैं? भाई आज बीजारोपण हुआ है, खाद डलेगा, पानी डलेगा, उसके बाद वृक्ष लगेगा, आज नहीं हुआ, 9 साल 5 से 10 साल लगेंगे। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे और छत्तीसगढ़ की बात करें, जिससे आपने शुरुआत की थी, तो उन राज्यों की हम बात कर रहे हैं। अब रही बात सम्मन्स की बात कि भाई सम्मन्स को केजरीवाल जी को किस तरीके से बुलाया गया है, किस रोल में बुलाया गया है, ये जानने का तो उनको हक है। मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल सिंपल से सवाल पूछे थे कि भाई मुझे एक गवाह की हैसियत से बुलाया जा रहा है, आरोपी की हैसियत से बुलाया जा रहा है, या हेड ऑफ द गवर्नमेंट की हैसियत से बुलाया जा रहा है। तो ईडी का ऐसा मन तो नहीं है ना, जो अभी संदीप दीक्षित जी का बयान सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा कि भाई आपकी भी वही हैसियत है जो आम आदमी की है। तो देश के हर आम आदमी को तो ईडी बुलाती नहीं फिरती ना सम्मान के रूप में। तो क्या आपके ऊपर चार्जेस हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, किस लिए आप बुला रहे हैं, ये तो बताने का कर्तव्य है कि नहीं है? पीयूष जी, बड़ी कंफ्यूजन है पीयूष जी। अगर यही मुद्दा है कि ईडी ये नहीं बता रही है किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, तो पिछली बार जब चिट्ठी दी थी अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपासना में क्योंकि वो जा रहे हैं और ये उनका प्री शेड्यूल प्रोग्राम था, तो वो उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो या तो वो विपासना वाला इशू दे देते, और या फिर वो सवाल का जवाब इस तरह से ना देते। मतलब इतना असमंजस सोच कर, और अब कहा जा रहा है कि हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं पहले वो देखेंगे, अध्ययन करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। तो एक लाइन पर रहिए ना। देखिए, एक ही लाइन पे है केजरीवाल जी, तो या इसके 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं कि या तो केजरीवाल जी लीगली सही है या केजरीवाल जी लीगली गलत है। हाँ। तो 2 ही आउटकम हो सकते हैं। अब ये जो भी है, ये तो न्यायालय डिसाइड करेगा कि वो लीगली सही है या लीगली गलत है। पर आप जो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब देने का उनका मेरे ख्याल से भारतीय संविधान के हिसाब से उनका अधिकार बनता है, और वो बिल्कुल प्रखरता के साथ में जवाब दे रहे हैं। और ये जो मैडम लीगल अलग है और पॉलिटिकल अलग है। और ये जो है ना, ये पॉलिटिकल विच हंट, सबको पता है कि हेमंत बिश्व शर्मा, दिगंबर कामत और नारायण राणे के साथ क्या हो रहा है, और सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ क्या हो रहा है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबके सामने जो दृश्य, जो चित्र है, वो बिल्कुल साफ है। शिवम त्यागी जी, इतना मतलब कल मेरे शो में उद्धव ठाकरे कैंप के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को इसलिए राम मंदिर के भव्य आयोजन का न्योता नहीं मिला क्योंकि अगर वो वहां पहुंच गए तो सारा अटेंशन उन्हीं के ऊपर रहेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि पूरा जो राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ उसमें सिर्फ उद्धव ठाकरे का रोल रहा। अब आज पीयूष जी कह रहे हैं जो बात, तो अरविंद केजरीवाल एक तरफ, उद्धव ठाकरे एक तरफ, और ईडी की कार्रवाई एक तरफ। क्यों इतना डर रहे हैं आप लोग विपक्ष से? शिवम त्यागी। देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर जो है, जो आम आदमी पार्टी के मंत्री ने कहा सौरभ भारद्वाज, उनसे भी इत्तेफाक रखता हूं, और यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक जो पीयूष जी हैं उनसे भी इत्तेफाक रखता हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है, अगर चुनाव प्रचार करेंगे तो 3 राज्यों की तरह केंद्रीय चुनाव में भी नोटा से कम वोट लेकर आएंगे, यानी कि नीचे से टॉप जरूर करा देंगे वो अपनी पार्टी, इतनी तो गारंटी है उनकी।
इस वजह से भारतीय जनता पार्टी उनको चाहती है कि उनको जेल डाल दे, ईडी चाहती है कि उनको जेल डाल दिया जाए, तो हो सकता है कुछ बेहतर परफॉर्म कर ले। कोई तर्क भी है क्या इस बात का? आप मुझे एक चीज बताइए, एक एक जगह जाकर खुद ही संगठन विस्तार किया है, 3 राज्यों में खुद ही जाकर चुनाव लड़ा है, खुद ही वहां पर लोगों को हराने वाले थे, लेकिन क्या हाल हुआ? नोटा से भी कम वोट पड़े। अब दूसरे विषय पर आता है। एक बात बहुत साफ है, अभी पीयूष जी ने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि हम गवाह की हैसियत से जा रहे हैं या हम अक्यूज की हैसियत से जा रहे हैं या हम पार्टी के अध्यक्ष के संयोजक की हैसियत से जा रहे हैं, किस हैसियत से हमें ईडी बुला रही है? इनको हैसियत छोड़िए, मुझे लगता है इनको एक एक चीज बतानी पड़ेगी। आमतौर पर जब पुलिस से लेकर तमाम जगहों के नोटिस आते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप इस सेक्शन में इस गुनाह में इस चीज के तहत जो है आपको बुलाया जाता है, बस इतनी सी बात। अब आप उसमें अक्यूज है, आप उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है, आपके क्या क्या तार है, वो तो पूछने के बाद ही क्लियर होगा ना। लेकिन ही बीइंग अरविंद केजरीवाल, उनको सब कुछ पहले से ही चाहिए। भाई एडवांस बता दीजिए मुझे क्यों बुला रहे हैं, और बताने की जरूरत क्या है? आतिशी और सौरभ तो रोजाना सिर्फ ये कहते थे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को जेल डालेंगे, यहाँ पर पीयूष जी भी यही कह रहे हैं जेल डालेंगे, सब यही कह रहे हैं जेल डालेंगे। भाई आपको तो सब पता है। हाल बात है, अगर आपको इतना कुछ पता है तो डरना क्यों? और एक और चीज कहना चाहता हूं, बहुत साफ है कांग्रेस का, जैसे कि आपने दीक्षित जी का बयान चला है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, यहां पर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे XYZ फॉर दैट मैटर मैं भी क्यों ना हूं, अगर किसी व्यक्ति को बार बार नोटिस कॉल करके बुलाया जा रहा है तो एक ईमानदारी का तमगा और ईमानदारी का झंडा लेकर घूमने वाला व्यक्ति, जो अब से पहले इतने बड़े बड़े ड्रामे करते थे कि पता नहीं मैं क्या कर दूंगा और भ्रष्टाचार को ऐसे मिटा दूंगा और वैसे मिटा दूंगा, आज जब उनके ऊपर तलवार है तो पहले चुनाव का झूठ बोला, ठीक है, फिर विपक्षना का झूठ बोला, अब आज फिर आगे। मैं मानता हूं इस तरीके से वो कहीं ना कहीं वैसे उनकी क्रेडिबिलिटी बची कितनी है ये चुनाव में दिखा, लेकिन जो थोड़ी बहुत है वो उसको भी समाप्त कर रहे हैं। लोकेश जिंदल जी, मैं एक थी कांग्रेस पर नहीं जा रही अभी, जो बात भगवंत मान कह रहे हैं, क्योंकि एक थी कांग्रेस, अगर अभी बीजेपी ने कहा होता तो ये आरोप लग सकता था जाहिर तौर पर कि बीजेपी तो विपक्ष को ही खत्म करना चाह रही है, कांग्रेस को खत्म, लेकिन क्योंकि ये आरोप पीयूष जोशी जी की पार्टी की तरफ से आया, भगवंत मान की तरफ से, तो वो एक थी कांग्रेस आज किसके साथ खड़ी है? एक है आम आदमी पार्टी के साथ या नहीं? नमस्कार। देखिए, कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। कुछ लोगों को इसकी जानकारी पूरी नहीं है, खैर ये वक्त बता देगा। बात दरअसल ये है रीमा जी कि अगर हम ईडी की बात करते हैं और ईडी को जो एक्ट चलाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसे 2002 में लाया गया था और ये एक्ट अपने आप में एक बड़ा ही यूनिक एक्ट है, ये विचित्र एक्ट है। ये एक्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को एक अनपैरेलल पावर दे देता है। इसका मतलब क्या है? ईडी किसी को भी दोषी करार करके उसे क्रिमिनल कह सकती है। अब उसके बाद जिसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं वो ओनस उस पर रहता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। ऐसा कोई भी दूसरा आपको एक्ट नहीं मिलेगा कानून व्यवस्था में। अब 2002 के इस एक्ट का दुरुपयोग यूपीए टाइम में कभी नहीं हुआ, लेकिन हम 2014 के बाद क्या देखते हैं कि ईडी के इस एक्ट को विपक्ष की तरफ जैसे कोई बंदूक तान दी जाती है उस तरह से बंदूक तान दी गई है। अगर कोई नेता जिस पर ईडी ने चार्जशीट फाइल की है बीजेपी की तरफ आ जाता है तो उसे तुरंत निर्दोष करार कर दिया जाता है, जैसे हुसैन मुशर्रफ, जैसे अजित पवार, जैसे नारायण राणे, ऐसे कई नेता है। अगर वे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें ईडी से जिस तरह से जैसे उन्होंने जो है एक गंगा में डुबकी लगा ली हो, वो उनके सभी पाप धुल जाते हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि कानून व्यवस्था के अनुसार कानून और नियम सबके लिए एक है, तो आज वर्तमान में ऐसा दोगलापन क्यों कि ईडी केवल विपक्ष के लिए लेकिन जो शासन में उनके लिए नहीं। ओके, और जो भी उनकी एजेंसीज है। लोकेश जिंदल जी, क्योंकि आपने कहा 2014 के बाद से ही हुआ है, यूपीए की सरकार में कभी ऐसा होता नहीं था। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, फिर आगे कंचना जी और शिवम त्यागी जी के पास जाऊंगी। 2014 से पहले पार्थो चैटर्जी के घर से क्या नोट दिखते थे, या धीरज साहू के घर से इतने नोट कभी दिखाई दिए थे? ये तस्वीरें, ये जो देश की जनता है ना, वो मरहूम रहती थी इन तस्वीरों से। उनको पता ही नहीं था देश के नेताओं के घर पे बिस्तर के नीचे क्या है, अलमारियों में क्या है, दीवारों में क्या है। ये तस्वीरें भी तो 2014 के बाद ही आ रही है ना सर लोकेश जिंदल जी। तब क्यों नहीं आती थी? तब पैसा कहां जाता था? क्या 2004 से 2014 तक अगर
कहीं भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होता था, वो सत्ता पक्ष में हो या सत्ता पक्ष या विपक्ष में, उसे मीडिया खुलकर उजागर करता था, उस पर कार्रवाई होती थी, सीबीआई की कार्रवाई। तस्वीर बताइए मुझे, एक तस्वीर बताइए, एक तस्वीर बताइए लोकेश जिंदल जी, एक तस्वीर बताइए। क्या कर्नाटका में 8 करोड़ रुपए नहीं मिले भाजपा के एमएलए के बेटे के घर से? 8 करोड़, 350 करोड़, 500 करोड़, मतलब 8 करोड़, 350 करोड़, 500 करोड़, ये आंकड़ा आप कंपेयर कर रहे हैं। मैं टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी तक आईटी के समक्ष मामला जा चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक जो है फाइनल अपना चार्जशीट दाखिल नहीं किया है, फाइनल रिपोर्ट दाखिल नहीं की है, वो सारा का सारा अमाउंट बतौर बैंक के अंदर डिपॉजिटेड है। ओके, शिवम त्यागी जी जवाब देंगे, फिर कंचना जी के पास चलूंगे। देखिए, वैसे तो मैं इनके लॉजिक से नहीं जाना चाहता, चलिए, लेकिन इन्हीं के लॉजिक से चले जाते हैं। इन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर पर इतने पैसे मिले, तो ठीक है, उन पर भी कार्रवाई हुई। मुझे ये समझ में नहीं आता आपको फिर अपने पे कार्रवाई होने पर इतनी दिक्कत क्यों है? जब वो 500-500 करोड़ रुपए निकले, जब वो 50-50 करोड़ रुपए निकले, पार्थ चैटर्जी हो चाहे साहू के घर से हो, तो फिर वहां पर आप इतने डिफेंसिव क्यों हो गए? वहां पर आप ये क्यों कहते हैं कि ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? ये तो बराबर है, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप ही के स्टेटमेंट ने एस्टैब्लिश कर दिया। और मैं आगे एक और चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है, इस देश में कोर्ट्स हैं। हालांकि इन्होंने ईडी की जो परिभाषा है वो गलत बताई कि सामने वाले को प्रूव करना पड़ता है। हिंदुस्तान में हर किसी केस में और किसी भी लॉ में हमेशा अपने आप को ही प्रूव करना पड़ता है। एग्जाम्पल, मेरे ऊपर अगर कोई मर्डर चार्जेस लगते हैं, गलत 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 रीमा जी, गलत 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 गलत। अच्छा, लोकेश जिंदल वकील भी हैं रीमा जी, हमारे दंड संहिता के अनुसार अगर कोई भी एजेंसी कोई आरोप लगाती है तो उसे पुख्ता एविडेंस देना पड़ता है वो आरोप सिद्ध करने के लिए। तो एविडेंस तो दिए जा रहे हैं ना कोर्ट में, तभी तो मामला आगे बढ़ रहा है, तभी तो बढ़िया। और मास्टरमाइंड जो है इसके, किंग पिंग जो है, वो तभी तो निकल कर सामने आ रहे हैं। रीमा जी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर ईडी किसी व्यक्ति को आरोपी घोषित कर देती है तो उस व्यक्ति के ऊपर ओनस आ जाता है कि आप अपने आप को निर्दोष साबित करो। ये ओनस ईडी के ऊपर नहीं आता कि आप इसे दोषी साबित करो। देखिए, इसमें बहुत अंतर है। इस पूरे, अगर आप इस कानून की व्यवस्था बहुत, न केवल अभी तक लोकेश जिंदल जी आपने क्लियर नहीं किया, आपने ये क्लियर नहीं किया आप आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के इन तमाम मामलों जो चल रहे हैं उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? संदीप दीक्षित के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? उनके रुख के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? अभी तक आपने बताया नहीं है ये लोकेश जी। रीमा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझसे पूछिए। भ्रष्टाचार, हाँ जी, भ्रष्टाचार का मतलब यही है जब कोई भी व्यक्ति नियम और व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता, उनका उल्लंघन करता है, उसे हम भ्रष्ट। आम आदमी पार्टी के साथ आप खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? तो मुझे एक बात का प्रश्न, मेरे प्रश्न आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं आप? अगर भाजपा लोकेश जिंदल जी उपयोग कर रही है तो ये अपने आप में भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान के साथ आप खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? तो इस पर अपने आप में ये भ्रष्टाचार कहलाता है। सरकार का कार्य केवल और केवल कानून व्यवस्था और राज्य में एक तरह का की कानून व्यवस्था को स्थापित करने का जिम्मा है, लेकिन अगर सरकार केवल और केवल राजनीतिक फैसलों के लिए इसका दुरुपयोग करती है, ये भी भ्रष्टाचार है। ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा था? आपने बताया नहीं, आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं या नहीं? जल्दी से शिवम जी जवाब दीजिए, फिर कंचना जी वेट कर रही हैं। हाँ, जी, आपको ऑर्डिनेंस सपोर्ट करती है? हाँ, आपको ऑर्डिनेंस सपोर्ट करती है? बोलने का मैं बीच में किसी के बोल नहीं, आप बताइए, आपको ऑर्डिनेंस सपोर्ट करती है? आप गलत जगह पे बैठे, आपको यहाँ होना चाहिए था लोकेश जिंदल, आपको यहाँ होना चाहिए था आज। कोई बात नहीं, हम जगह एक्सचेंज करेंगे। नहीं करेंगे, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए शिवम जी जवाब दीजिए। आप टिकट भिजवा दीजिए उनके लिए, वो आ जाएंगे आपकी जगह पे। शिवम त्यागी, फिर से मुझे आवाज कट जा रही है, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब स्काइप पे है, स्काइप पे जब है तो सबकी आवाज कट कर। अच्छा, शिवम त्यागी जी के पास सिग्नल का इशू है। शिवम त्यागी जी, आई थिंक आपके पास आवाज का दिक्कत आ रही है, जल्दी से आप बोलिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिन जिन नेताओं पर कार्रवाई लगातार हुई है, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या उन्होंने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया?
अगर तमाम नेताओं पर बेल के लिए अप्लाई करने के बाद भी उनके रिस्पॉन्सेज नहीं आए, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या संजय सिंह ने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया? क्या मनीष सिसोदिया ने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया? क्या कोर्ट ने ऑन डिमांड ग्राउंड बेसिस उनको रिजेक्ट नहीं किया? और बेल एप्लीकेशंस में क्या क्या था? कहीं पर उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ मामला रहा, कहीं पर उन्होंने कहा कि मेरी तबियत ठीक नहीं है, और सत्येंद्र जैन जी को तो हवाला में मिली भी है बेल। अब आगे आते हैं, मुझे आप एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल अभी इन्वेस्टिगेशन में नहीं गए हैं, एक बार ईडी के सामने पेश हुए मेरे ख्याल 2 बार, और दूसरी बात यह है कि आने वाले समय पर ईडी अगर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनसे करना चाहती है, तो आप इतना श्योर क्यों है कि भाई कि वो जेल चले जाएंगे, उनको बेल नहीं? वो इसलिए श्योर है क्योंकि शिवम त्यागी जी, वो इसलिए श्योर है क्योंकि संजय सिंह के जेल जाने से पहले भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था और वो सच हुआ। फिर मनीष सिसोदिया के जाने से पहले भी उनको पता था और वो जेल गए, तो तमाम उनकी बातें तो सच साबित हो रही है ना। उनकी बातें सच साबित हो रही है, उनकी प्रेडिक्शन सच साबित हो रही है। अगर चोरी की है तो प्रेडिक्शन तो सच साबित होगी ना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, भ्रष्टाचारी अगर पीयूष जोशी है तो उनको पता है भ्रष्टाचारी है, उनको पता है वो जेल जाने वाले हैं, उनको पता है उन्होंने घोटाला किया है। अब इसका ये मतलब नहीं कि ईडी साहब आप कोर्ट में जाते। ओके, अब क्या मैं जवाब दे देता हूं? 2 मिनट लगेंगे बस। पीयूष जी जल्दी से दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि एक और मुद्दा है ना। हाँ बिल्कुल 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 आराम से देखिए, है ना, भ्रष्टाचारी तो जो है वो जिसको हम बोलते हैं कि सामने वाले की थाली में ही घी ज्यादा दिखता है, तो आपको विपक्ष में भ्रष्टाचार दिखता है। अब जो आप बोल रहे थे हजारों करोड़ रुपए के, इतने सैकड़ों करोड़ रुपए निकले, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से कितने रुपए निकले, संजय सिंह जी के यहाँ से कितने रुपए निकले, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ से कितने रुपए निकले, ध्यान से जो बात लोकेश जी ने बोली वो बिल्कुल सही बात है। बंडल घर से निकलना ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता, ये तो आपको पता होगा। आप तो वही मापदंड लेके चल रहे थे। वो आधार नहीं हो सकता ना, वो आधार नहीं हो सकता सिर्फ भ्रष्टाचारी होने का। नहीं हो सकता, पर पीएमएल एक्ट में इट इज नियर इम्पॉसिबल। ये कोई भी वकील आपको बैठ के समझा देगा कि जब तक कि यदि जो जांच करने वाली एजेंसी है उसका ऑब्जेक्शन आता है तो इट इज नियर इम्पॉसिबल टू गेट बेल अंडर द पीएमएल एक्ट प्रोविजंस। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इस प्रकार का ड्राफ्ट लॉ लगाते हैं और ऊपर से बेशर्मी तरीके से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ती हूँ कंचना जी, 1 मिनट। शिवम जी रुकिए। ऐसा लग रहा है तीनों के बीच डिबेट चल रहा है। हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल रिजेक्ट करते टाइम पेज नंबर 52 पे लिखा है, प्राइमा फेसाई ही लुक्स लाइक टू बी द किंगपिन ऑफ द केस। प्लीज खोलकर देख लीजिएगा, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना? एलिजिबली लिखा है साहब, मनी ट्रेल एलिजिबली लिखा है। ठीक है, बढ़िया, ओके। चलिए 2 और मेहमान हैं, उनको अभी तक मैं लेकर नहीं आई हूँ डिबेट में। कंचना जी के पास में जाऊंगी। कंचना जी, 2019 में राफेल कोर्ट का ऑर्डर आता है, धराशायी हो गया मुद्दा। इस बार भी आज सब लोग देखकर ही आए होंगे कि क्या आया कोर्ट का ऑर्डर, मैं उस पर नहीं जाना चाहती। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि हर मुद्दा तो बैकफायर कर गया है, तो सिर्फ अब एक ईडी एक ही मुद्दा बचा है जिस पर आप सब लोग साथ हैं। बाकी ना तो पीएम पद के चेहरे को लेकर के कोई साथ हैं, ममता बनर्जी अलग पोस्टर छपवा रही हैं, नीतीश कुमार अलग पोस्टर छपवा रहे हैं, सब लोगों के अलग अलग पोस्टर हैं। तेजस्वी यादव का अभी स्टैंड कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि ये 24 से पहले इतनी सिर फुटव्वल जो चल रही है और बिना मुद्दों के कैसे नैया पार होगी? देखिए रीमा जी, मैंने सबको सुना बहुत अच्छे से, आराम से, और मुझे उम्मीद है कि सब मुझे आराम से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईडी, सीबीआई, करप्शन और तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूंगी, कुछ और नाम ऐड करना चाहूंगी जिनके पास भी कभी ईडी और सीबीआई जाती थी, और जब वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में आ गए तो ईडी और सीबीआई बंद हो गई। हेमंत बिश्व शर्मा बंद हो गया केस, शुभेंदु अधिकारी बंद हो गया केस, जितेंद्र तिवारी बंद हो गया केस, नारायण राणे बंद हो गया केस, बीएस येदुरप्पा बंद हो गया केस, प्रवीण जावड़ेकर बंद हो गया केस, हार्दिक पटेल बंद हो गया केस, अजीत पवार बंद हो गया केस, मुकुल रॉय बंद हो गया केस। आप बताइए, ईडी और सीबीआई कभी उनके पास भी जाया करती थी। और मैं ये नहीं मानती हूँ कि अभी जो ईडी और सीबीआई का केस हो रहा है, चल रहा है, ये बहुत, मैं मानती हूँ कि ये बहुत कम है। जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन पास में आएगा, ये ईडी सीबीआई अपोजिशन के हर एक लीडर, उसके हर एक कार्यकर्ता, उसके हर एक सलाहकार, जैसे अभी की झारखंड में हो रहा है, वो जाएंगे ही जाएंगे। तो हम इससे डरते नहीं है। ये दिखाता है कि आज भाजपा के जितने भी, मैंने सुन रही थी, मैं जब शुरू में चल रहा था डीडी न्यूज, तो मैं देख रही थी कि सारे प्रवक्ता, नेता बीजेपी के ईडी और सीबीआई पर बोल रहे हैं, लेकिन यही नेता और प्रवक्ता जब आईआईटी बीएचयू के एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है, और गैंग रेप वो करने वाला जब बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर्स होते हैं, और 6 महीने 60 दिन बाद
उनको अरेस्ट किया जाता है और बीच में वो चुनाव मध्य प्रदेश में जाकर प्रचार करते हैं। यही स्मृति ईरानी जी हैं जो बहुत ही तेज बोलती हैं, उनको तेज बोलने के लिए जाना भी जाता है लेकिन एक बार भी मुंह नहीं खोलती हैं। तो ये पूरे रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? और जब आप बात इंडिया अलायंस की कर रहे हैं तो इंडिया अलायंस बहुत अच्छे से चल रहा है। आज भी उसकी मीटिंग हुई थी, हर स्टेट में नहीं हुई मीटिंग तो कैंसिल हो गई आज कंचना जी, आज की मीटिंग तो पोस्टपोन्ड हो गई है ना। देखिए आज मीटिंग नहीं हुई, आज मीटिंग होनी थी, जब होनी थी जो जानकारी थी नहीं होनी थी। उसके जब तक मेरी पूरी जानकारी थी, जब मैं डीडी न्यूज पर यहाँ ज्वाइन की हूँ, इंडिया गठबंधन में पूरी तरीके से बढ़िया चल रहा है। कल हम लोग की भी कार्यकर्ताओं की भी बैठक हुई थी, हमारे पार्टी का सब कुछ बेहतर चल रहा है और हमें मालूम है, पूरी तरीके से भरोसा है कि ये कोई 2024 की लड़ाई ना तो इंडिया गठबंधन से है और ना ही बीजेपी से, ये उससे बड़ी लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। नहीं, ये बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है का पैमाना क्या है? बीजेपी को बैक फुट पर लेकर आके इसलिए भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। ये इंडिया अलायंस में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे बढ़िया चल रहा है? वहां पंजाब में एक थी कांग्रेस के पोस्टर लग रहे हैं, नीतीश कुमार और आरजेडी आप ही की पार्टी के लोग राम भक्तों को लेकर के किस तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है धर्म का मामला नहीं है, तीसरी तरफ पोस्टर किसी और के लग रहे हैं, संयोजक का कुछ अता पता नहीं है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कैसे बढ़िया चल रहा है? शायद आपको सूत्रों के हवाले से मैं पूरा खबर नहीं आ रहा होगा, आप लोग अक्सर सूत्रों के हवाले से खबर लेते हो। और ये बात आप जो राम मंदिर पर बात कर रहे हो और पोस्टर पर, मैं क्लैरिफाई कर दूं, फतेह बहादुर सिंह के पोस्टर पर तो उस पर राम मंदिर को लेकर कोई जिक्र नहीं था। वो आज माता सावित्रीबाई फुले जो इस देश की एक महान समाज सुधारक है, जिनकी वजह से शायद आज हम भी एजुकेट हुए, आप भी एजुकेट हुए, उनका कोट था। उसको राम मंदिर से और हमारी आस्था से और हमारे भगवान से मत जोड़िए। ये अजय कुमार पांडे जी, दोनों अलग मुद्दे हैं। अजय कुमार पांडे जी, राबड़ी देवी जी का बर्थडे होता है, न्यू ईयर का विश होता है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं न्योता मिलने के बाद भी। ये जो नाराजगी चल रही है उस पर मैं कंचना जी से इसलिए नहीं पूछ रही क्योंकि फिर कोई इसी तरह का अटपटा सा जवाब आ जाएगा कि वो पर्सनल बात है उनकी, वो उनका अपना चॉइस है कि वो आए या ना आए। लेकिन अजय जी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो चल रहा है, आपको लग रहा है कि बिहार पार्ट 2 होने वाला है? कि एक जगह पे राबड़ी देवी कुर्सी पर बैठी थी लालू यादव के जाने के बाद और यहाँ पर आप मुझे इजाजत दें तो यहाँ पे बड़ी गंभीर बातें एडवोकेट मित्र राजनीतिक विश्लेषक जिंदल जी द्वारा की गई है। बड़े पढ़े लिखे और अच्छे वक्ता हैं और अच्छा तर्क रखा, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, यूपीए के रीजन में पीएमएलए आया जिसको आज आप एंटी ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हैं, आपकी सरकार ने पास किया 2002 में। 2005 में आपने इसको लागू किया। क्या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ सो रहे थे जब इस तरह के पावर्स, ओवरराइडिंग पावर्स आप इस एजेंसी को दे रहे थे? पहला। दूसरा बात, आपके रीजन में 2005 से 2014 तक ईडी ने 112 जगह पे छापेमारी की, सर्च ऑपरेशन किया, एक भी प्रोसिक्यूशन फाइल नहीं हुआ, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई, कोर्ट ने उन सारे के सारे प्रॉपर्टी को छोड़ दिया और आप इसको कहते हैं कि मिसयूज एनडीए की सरकार में हो रहा है। हमारी सरकार में अगर हमने छापे मारे तो 1000 चार्जशीट फाइल की, रेट ऑफ प्रोसिक्यूशन 75% है कन्विक्शन हमारे यहाँ, आपके यहाँ 112 में नॉट ए सिंगल कन्विक्शन, और 8000 की प्रॉपर्टी हमने पूरे 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है अब तक, जिसमें से कोर्ट ने 8000 की प्रॉपर्टी पर मोहर लगाई। अब ये मैं फैसला जनता पे छोड़ता हूं कि ईडी को लाया कौन, ईडी का दुरुपयोग किसने किया, और कोर्ट या तो उस वक्त, अब आप जजेज और कोर्ट पे सवाल मत उठाइएगा कि वो भी हमारे दबाव में है। तो आपकी कुल्लम लड़ाई मोदी जी से नहीं है, हमसे नहीं है। मैं समझता हूं आप यह चुनाव ईडी और ईवीएम मशीन के खिलाफ लड़ने वाले हैं। जैसे आप 2014 में लड़ रहे थे, वैसे ही आपके दो बड़े दुश्मन हैं, ईडी और ईवीएम। माफ कीजिएगा, यह लोकतंत्र है, यहाँ फैसला जनता मत से करती है। लोकेश जिंदल, राजनीतिक मुद्दे खत्म हो चुके हैं क्या? क्योंकि अडानी, हिडनबर्ग, वो भी आपके हाथ से निकल गया ना, तो राहुल गांधी अब माफी मांगेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले के बाद? मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मतलब कितने सेशन बर्बाद हुए जनता की गाड़ी कमाई के,
पब्लिक का पैसा था जिसको लेकर हंगामा होता था संसद में इस मुद्दे पर, अब क्या होगा? अरे अजय कुमार जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पीएमएलए एक्ट लेकर आई। 2002 में कांग्रेस कहां थी साहब केंद्र में? लागू 2005 में हुआ है। अरे तो 2002 में लेकर कौन आए? आप अपने तथ्य तो ठीक करें। अरे ठीक है, तथ्य ठीक हो जाएगा। क्या आप संसद में नहीं थी कांग्रेस 2002 जब ये एक्ट आ रहा था? मैं चिदम्बरम जी के भाषण सुना दूं? 2002 में हाथ उठा के वोट किया है कि नहीं किया है कपिल सिब्बल और माननीय चिदम्बरम जी ने? आप क्या उस वक्त संसद में नहीं थे? अरे थोड़ी शांति रखिए अजय कुमार जी। हाँ जी बोलिए। मैं प्रश्न केवल ये पूछ रहा हूं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर गलत तथ्य नहीं रख सकते। पीएमएलए एक्ट 2002 का है और अगर उसे लागू 2005 में भी किया गया हुआ है, आपका ये कहना कि पीएमएलए एक्ट कांग्रेस लेकर आई थी, ये गलत है। पीएमएलए एक्ट एनडीए के रेजिम में लाया गया। जो पावर्स और जो पूरी की पूरी फंक्शंस दिए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, ये 2002 के एक्ट द्वारा दिए गए हैं, जो कि एनडीए रेजिम के द्वारा लाया गया। शिवम बिल्कुल, यस, आई स्टैंड करेक्टेड। एक सेकंड दीजिएगा, स्टैंड करेक्टेड। तो अगर 2002 में ये पावर इन एबियंस थे तो 2005 में लागू किसने किया? उस समय भी क्या एनडीए की सरकार थी? आपने क्यों नहीं एक्ट को अमेंड कर दिया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर एक बार एक एक्ट बन चुका है 2002 का, अगर एक एक्ट पारित हो चुका है, उसे लागू करना पड़ता है। ऐसा किस संविधान के किस धारा में लिखा है? रुकिए, मेरा सवाल ये है, नहीं एक मिनट, मेरा सवाल ये है शिवम त्यागी जी और लोकेश जिंदल, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर देश में माहौल बनाया जाए और इस तरीके से कोई लॉ लाया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? कौन लाया नहीं लाया? अगर कांग्रेस भी लाती तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए थी। पहली बात तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 2002 में इसका कानून बना है। 2002 में अगर कोई लॉ लाया गया है और इन्फोर्स वो 2005 में हुआ है और 2005 की सरकार भी उसको ऐसा मानती थी कि इसको नहीं इन्फोर्स करना चाहिए और ये गलत है, तो ऐसा हो सकता था। लॉ इस देश में बहुत सारे बने हैं और वो इन्फोर्स नहीं हुए हैं या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर गिर गए हैं। प्लीज ये प्लीज रुकिए, बीच में मत बोलिए, कोई फायदा नहीं इससे। दूसरा, जहां तक बात आम चीजों की है, प्लीज बीच में मत बोलिए। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। आ रही हो लोकेश जी, आपके पास भी आ रही हो, रुकिए एक मिनट। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, यहां पर इस देश में ऐसा नहीं है कि लोगों पर भ्रष्टाचार के केसेस भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने नेताओं पर नहीं लगे हैं। याद है मुझे अडवाणी जी पर किस तरीके से लगा था? उन्होंने इस्तीफा देकर कह दिया था कि जब तक मैं बरी नहीं हो जाता हूं कोई परेशानी नहीं है, कोई पद नहीं रखूंगा। ठीक है, इस्तीफा दिया, उसके बाद बरी हुए, उसके बाद फिर वापस आ गए। आपकी तरह नहीं है कि बेटे पर भी है, मां पर भी है, चिदम्बरम जी पर भी है, डीके शिव कुमार जी पर भी है। कौन ऐसा नेता है जिस पर नहीं है? सारे के सारे वही बैठे और सारी एजेंसी को गलत बताते हैं। भाई अपने आप को साबित कर दीजिए ना। इसी तरह के केसेस में अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में, खासतौर पर हेरर में यही मामला हुआ था। 2012 से उठते मामला 2014, 15, 16 तक गया। आप पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बावजूद आप पर एफआईआर नहीं हटी। अगर आपको लगता है कि किसी केस में आप गलत नहीं है तो प्लीज मोनोलॉग सुनने के लिए यहाँ पर नहीं हो। लोकेश जिंदल जी एक मिनट। लोकेश जिंदल जी, पहली बात ये बताइए, लालू यादव पर जब चारा घोटाले का केस हुआ तो किसकी सरकार थी? शिबू सोरेन पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो किसकी सरकार थी? तमाम जो बड़े बड़े नेता जो अब तक जेल गए भ्रष्टाचार के आरोप में, उस वक्त किस किस की सरकारें थी? बीजेपी की सरकार थी या कांग्रेस पार्टी की और उनकी अलायंस की सरकार थी? लोकेश जिंदल जी, आज अगर मैं बात करता हूं, क्या ये हाहाकार मचता था? क्रिमिनल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा से है। ये शिवम त्यागी जी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि भाजपा का कोई भी नेता करप्ट नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। अब तक कोई भी भ्रष्टाचार के कोई किस्से नहीं है। आप देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार के किस्से अगर भाजपा नेता पे होते हैं तो उसे दबा दिया जाता है। ना तो उसे मीडिया कवर करती है, ना उसे राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाता है। मुद्दे को दबा दिया जाता है। ऐसा शो किया जा रहा है कि भाजपा के सभी मीडिया कवर नहीं करती, ये डिक्लेरेशन आप कैसे दे रहे हो? मीडिया कवर नहीं करती, ये डिक्लेरेशन कैसे आया है?
नहीं रीमा जी एक मिनट मुझे अभी जो बनारस, एक मिनट, वाराणसी की घटना का जिसका जिक्र किया ना यहाँ पर, वो मीडिया ने भी दिखाया है और सबने दिखाया, कोई उस पर चुप्पी साध कर नहीं बैठा। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सब लोग बात कर रहे हैं, तो ये मीडिया पर ठीकना फोड़ना बंद कीजिए। आपसे जो सवाल मैंने पूछा उस पर आपने जवाब दिया नहीं। लोकेश जिंदल, लालू यादव पर जब कार्रवाई हुई और वो जेल गए, किसकी सरकार थी लोकेश जिंदल? रीमा जी किसकी सरकार थी? 7 दिन बाद 60 डेज के बाद में कदम उठाया गया। ये मुद्दा किसकी सरकार थी? लालू यादव जब जेल गए और शिबू सोरेन जब जेल गए, किसकी सरकार थी लोकेश जिंदल? इस तरह से डक करने से कुछ नहीं होगा। इस तरीके से सवाल को डक करने से कुछ नहीं होगा। सरकार से प्रश्न करती है, विपक्ष से प्रश्न नहीं करती। ये किसने तय किया है भाई? ये मीडिया के रूल्स किसने बनाया है कि मीडिया भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हैं, जिनके घर से पैसा बरामद हो रहा है, उन पर कोई सवाल ना पूछे, उनसे सवाल ना पूछे और सरकार से सवाल पूछे। लोकेश जिंदल जी, मुझे ना पत्रकारिता मत पढ़ाइए आप, मुझे पत्रकारिता मत पढ़ाइए, उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं आपको नहीं समझा रही हूँ ना लीगल एक्शन कैसे लिया जाता है, बतौर लॉयर क्या कर्तव्य होते हैं, वैसे आप मुझे नहीं बताइए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे किससे सवाल पूछना चाहिए, किससे नहीं पूछना चाहिए। छोड़िए, नहीं, ये बहस का विषय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। लोकेश जिंदल जी, लोकेश जिंदल जी, आप इतने प्रतिभाशाली इंसान हैं, तो ऐसी बातें शोभा दे रही हैं आपको सिर्फ अपनी बात कवर अप करनी है। पीयूष जोशी, तो प्रश्न किया जाता है। पीयूष जोशी, एक मिनट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। रुकिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था मुझे कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है। पीयूष जोशी, इंडिया अलायंस के 1947 से लेकर अब तक लोकतंत्र दिया है, सीखना तो चाहिए पांडे साहब ने कि भाई ये ईडी और इसके खिलाफ आप लड़ने वाले, ईवीएम के खिलाफ। ऐसा नहीं है। मोदी की गारंटी पे चुनाव जैसे भाजपा लड़ेगी, वैसे मोदी की कुछ गारंटियों पे चुनाव इंडिया अलायंस भी लड़ने वाला है। मतलब मोदी की गारंटी पर ही आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे? आपकी कोई गारंटी नहीं है? आप लोगों की खुद की कोई गारंटी नहीं है, उसमें भी मोदी की गारंटी चाहिए? अरे सुन तो लीजिए, ये तो कमाल की बात है। अरे सुन तो लीजिए, गारंटी एक होती है ना कि भाई एक लोकल माल है, गारंटी की आपको अपेक्षा मत रखे, उस टाइप की गारंटी है मोदी जी की। 2 करोड़ रोजगार की दी, 40 रुपए पेट्रोल की दी, 400 रुपए सिलेंडर की। मुझे लग रहा है पीयूष जोशी जी, मध्य प्रदेश में जो आपने चुनाव लड़ा, कहीं आपने शिवराज सिंह चौहान और मोदी की गारंटी पर तो वोट नहीं मांगे थे, इसीलिए सारे वोट वहां चले गए। मैडम आप चिंता मत करिए, हमारी मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे तो अजीब लग रहा है, मतलब आपके लिए मोदी की गारंटी ही चुनाव का मुद्दा है। भाई मोदी जी जो आज शिवम त्यागी, उसके बाद अंत में मैं चाहूंगी। ओके ओके ओके, स्थिति है कंचना जी के पास क्या हुआ, शिवम त्यागी, पेट्रोल का क्या हुआ, 450 रुपए के सिलेंडर का क्या हुआ, ठीक है, जरा कोई बताएगा इस देश को? दिल्ली में मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं, ये पूछ लीजिए इनसे। पार्ट 2 यहाँ भी होने वाला है, बिहार पार्ट 2 यहाँ भी होने वाला है दिल्ली में। शिवम त्यागी से वो सरेआम झूठ बोलते हो। अच्छा सुनिए, ओके ओके ओके, 28 पार्टियां मिलकर भी अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए या फिर प्रमोट करने के लिए एक लाइन नहीं ढूंढ पाई पिछली 4 बैठकों में। अरे आप 28 पार्टियों का नाम गिना दो भाई, 38 पार्टी के नाम गिना दो, आपकी 38 पार्टियों के नाम तो गिना दो, आपकी 38 पार्टी कौन सी नाम गिना दो उसके, शिवम भाई। चलिए, आवाज नहीं आ रही। कंचना जी, ये सवाल लोकेश जिंदल ने तो इसका जवाब नहीं दिया, मैं आप ही से जानना चाहूंगी। लालू यादव पर जब कार्रवाई हुई, वो जेल गए इतने सालों तक, तब किसकी सरकार थी उन पर जो कार्रवाई की गई? किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी क्या? देखिए, ये सवाल, इसका जवाब आप भी जानती हैं। जानती हूँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ, क्योंकि देश को गुमराह मत कीजिए ना। जानती है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। लेकिन ये भी आप ही जानती हैं कि तब क्या ये आरोप लगा था? सुनिए, हाँ सुनिए, तब और अब में बहुत अंतर है। अब ईडी और सीबीआई भेजी जाती है ताकि उसको या तो तोड़कर बीजेपी में शामिल कर लिया जाए। मतलब लालू जी का जेल जाना जस्टिफाई कर रहे हैं आप? उसको कमजोर कर लालू जी का जेल जाना सही था, आपका ये कहना है ना? चलिए, पांडे जी जवाब देंगे अंत में। चलते आप अपने आप पूरी मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी की चाल और चरित्र दोनों तरीके से खराब है। आप आडवाणी जी को गिरफ्तार कीजिए, आप समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कीजिए तो सही है, आप कार सेवकों पे गोली चलवाइए तो सही है। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कि 112 में से 112 केस
नहीं, हम तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं जोशी जी कि कहीं बिहार पार्ट 2 दिल्ली में भी तो तैयारी नहीं है। इस तरह नहीं, रुके। जोशी जी, कहीं दिल्ली में भी बिहार पार्ट 2 तो नहीं होगा झारखंड की तर्ज पे? कंचना जी, सवाल के जवाब में सवाल नहीं पूछते, मुख्यमंत्री बताइए, और 2 राज्यसभा 3 राज्यसभा किसको भेज रहे हैं वो बताइए। कैसे मणिपुर जल रहा था, उस पे एक ट्वीट नहीं करने वाले लालू यादव जी के खिलाफ जो कार्रवाई की थी कांग्रेस पार्टी ने, आप उसके साथ न्यूज नहीं बनाते हो। अरे मैडम, तानाशाही सरकार, ये दिक्कत हो गई है। चलिए, अच्छा ठीक है, वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है कंचना जी, ये दिक्कत हो गई है देश में। लोकेश जिंदल जी, जो आपने आरोप लगाया ना अभी मीडिया नहीं दिखाता है, जब मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है तो मीडिया को अब वो कहाँ लेकर जा रही है, मणिपुर और पता नहीं कहाँ। मीडिया किस पर बात कर रहा है, फिर दोष मीडिया को ही दिया जाएगा। तो मीडिया को पाठ पढ़ाने से अच्छा थोड़ा सा ना पाठ खुद भी पढ़ लेना चाहिए कि टॉपिक पर रहें और उस पर रिसर्च करके आएं, ताकि उस पर हम बात कर सकें। ये इधर उधर की बातें करने से क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान आज हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए जब बात ईडी की हो और सीबीआई की हो, एजेंसियों की हो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्योंकि आज इतना बड़ा फैसला आया, चुप्पी साधे हुए हैं राहुल गांधी, चुप्पी साधे हुए हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, चुप्पी साधे हुए है कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा गठबंधन, क्योंकि उनको पता है कि कई सारे मामले उनके भी अब सुप्रीम कोर्ट में है। अगर अभी से आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए होते तो शायद आने वाले दिनों में उन मामलों पर फिर किस मुंह से वो सुप्रीम कोर्ट के साथ उनके फैसलों पर बात करते हुए दिखाई देते। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है गठबंधन का भी और नेताओं का भी, शायद गिरेबान में उनको खुद झांकने की जरूरत है। मीडिया पर दोष देने से कुछ नहीं होगा। 24 से पहले अपनी रणनीति को अगर अलायंस दुरुस्त करे तो शायद कुछ मुकाबला करने की हैसियत वो रख पाएंगे। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से